मैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह को इस वक्त लेकर आना चाहता हूं। उमा, मैं सबसे पहले आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति बाइडेन यहां पर हैं, उससे एक दिन पहले इस तरीके का हमला होता है, 500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, अभी तक कुल 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से 1/3 बच्चे हैं। कितना मुश्किल होगी जो बाइडेन की ये यात्रा, क्योंकि पूरी दुनिया भी कम से कम इस हमले के बाद देख रही है कि किस तरीके से निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल को भी कहा जाए और कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए। बिल्कुल, देखिए अंकित, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो दौरा इजराइल का था वो इस बात को लेकर इसकी योजना बनाई गई और उसके योजना के हिसाब से वहाँ पहुँचे भी हैं, जिसमें ये था कि एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना है। देखिए, इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है, ये बात कई बार अमेरिका की तरफ से कही जा चुकी है, अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ये बात कही। लेकिन सवाल है कि क्या पर्दे के पीछे जो बाइडेन जो हैं वो पीएम नेतन्याहू को कुछ ऐसा कहते हैं जिसके ज़रिए जो मानवीय असिस्टेंस है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो गाजा पट्टी तक पहुंचे, क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी किरकिरी हो रही है। हमास ने सीधे तौर पर अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। तो वो जो एक मकसद लेकर आ रहे थे कि कैसे आम लोगों की जो नुकसान है वो कम से कम हो और एक मानवीय सहायता जो है वो गाजा पट्टी तक पहुंचे। तो इस करके जब वो इजराइल पहुंच रहे थे तो उसके साथ उनका प्लान जो था वो जॉर्डन जाने का भी था, और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ, इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात की बात थी, और उसके ज़रिए वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करते। और जैसा कि उनकी तरफ से कहा भी गया पहले, जो महमूद अब्बास हैं उनको, कि जो किलिंग हुई है उसकी जो भर्त्सना है वो आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। तो एक इजराइल को इस बात के लिए तैयार करना कि वो मानवीय मदद जाने दे, दूसरा सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो, ये सुनिश्चित करे। इस मकसद के साथ जब वो आ रहे थे उसी बीच ये हमला हो गया है अस्पताल पर। अब जो पूरा सिनेरियो है वो बदल गया है। अब जो है इनके सामने की चुनौती इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जॉर्डन, इजिप्ट और जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बातचीत से अपने आप को अलग कर लिया। तो कूटनीतिक मोर्चे पर जो एक बात आगे बढ़ती नज़र आ रही थी कि अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ देते हुए भी ये दिखाना चाह रहा था कि वो आम लोगों के हित के प्रति भी है, गाजा में जो लोग हैं उसके हित के प्रति भी है, और तभी इस तरह का बयान भी इन्होंने दिया है कि हमास पूरे फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो वो फाइन बैलेंस जो है वो कहीं बिगड़ गया है अस्पताल पर इस हमले के बाद, और चुनौती ये बढ़ गई है। तो अब जो बातचीत वहाँ पर चल रही है नेतन्याहू के साथ, उसके बाद क्या कुछ ऐलान होता है, क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचने देने के लिए इजराइल राजी होता है और क्या जो बाइडेन उसको राजी करा पाते हैं, ये एक देखने की बात है। और जो इस हमले के बाद जैसे ईरान की तरफ से बयान आने लगा है, जैसे जॉर्डन ने हमने बताया कि किस तरीके से अपने आप को बातचीत से अलग कर लिया, तो वो जो एक कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा पैदा हो गया है, उस बातचीत को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए जो बाइडेन को एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और इजराइल को उनको मनाना पड़ेगा। तो नतीजा क्या निकल कर आता है नेतन्याहू और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच की मुलाकात के बाद, ये देखने की बात होगी, और उसके बाद जो है वो आगे आगे के जो समीकरण है वो तय होंगे। तो सीधा नज़र अभी इस बात पर है कि नेतन्याहू किन बातों के लिए मानते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को वहाँ पहुँचने देने की है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि आप हमास के पीछे जा रहे हैं, हमास पे आप हमला कर रहे हैं, उसका समर्थन दुनिया कर रही है, लेकिन उसकी ओर में क्या गाजा पट्टी के जो लोग हैं उस पर इस तरीके से एक कलेक्टिव पनिशमेंट की जो बात है, वो सवाल बार बार उठाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर किवरा जहांगीर इस वक्त जुड़ रहे हैं, वो विजिटिंग फैकल्टी हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर जहांगीर आपसे समझना चाहता हूं कि कितनी ये जो अस्पताल पे हमला हुआ, लगातार हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी में, अब ये नई बात नहीं है, इस पर वाद विवाद लगातार चलता आ रहा है, कोलैटरल कुछ लोग बता रहे हैं इस घटना में, लेकिन कितनी बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये अस्पताल का हमला। चाहे इजराइल इस पर कुछ भी कहे, जिस तरीके की सफाई देने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं दबाव जरूर उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मौतें बढ़ती जा रही हैं, लाशें बढ़ती जा रही हैं गाजा पट्टी पर। नमस्कार अंकित। ये बड़ी ही मतलब डरावनी चीज, और इसका अंदाजा बहुत लोगों को था कि गाजा में बहुत सारी अनगिनत मौतें हो सकती हैं। पर आज दोपहर से मतलब आज सवेरे से, यहाँ तो अभी 2 भी नहीं बजे हैं, ये खबर इजराइल की आर्मी ने विद डॉक्यूमेंट्स विद सम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए दी है, और जिसको अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी अभी मान लिया है कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह एक रॉकेट लॉन्च का फेल होना है। वो मिस फायर हो गया था, और ये रॉकेट लॉन्च इस्लामिक जिहाद का था।
मैं आपको इस बात का एक हवाला देता हूँ। एनडीटीवी के ही एक बड़े पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने 2 साल पहले यहाँ के एक गाजा और हमास की इसराइल के साथ लड़ाई को दिखाया था। उसमें उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ था, कि कैसे डेंस सिविलियन एरिया से बहुत छोटे छोटे लोकेशन से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये जो पूरी उनकी टेक्निक है वो बहुत घातक तो है। मतलब मुझे निजी तौर पे इस बात का आश्चर्य नहीं होगा कि ये एक रॉकेट का मिसफायर होना था, क्योंकि इसराइल की आर्मी ने साफ कहा है कि अगर हवाई हमला होता है तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, मतलब मीलों गहरा। जबकि वैसा हुआ नहीं है और अस्पताल की बाकी की सारी दीवारें कायम है। तो हवाई हमले में तो मतलब सब कुछ तबाह हो जाता है। तो मैं खासकर दरअसल इंतजार कर रहा था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस इस पे क्या कहती है। जो बाइडेन ने कहा कि ये अदर टीम का काम है, मतलब दूसरी तरफ की गलती है ये। तो अब देखिए, शाम तक, कल तक इंटरनेशनल एजेंसीज, खासकर बीबीसी जैसे न्यूज जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है गाजा में, वो क्या कहते हैं। बीबीसी का सबसे बड़ा नेटवर्क है गाजा के अंदर। लेकिन डॉक्टर जहांगीर, इसकी जो लड़ाई है इसको एक इंफॉर्मेशन वॉर के तौर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जाहिर सी बात है कि इजरायली आर्मी ये मानेगी तो नहीं, अगर उन्होंने हमला करा भी है तो ये जाहिर सी बात है ना हमास मानेगा अगर उन्होंने हमला करा है इस्लामिक जिहाद, ना ही इजरायली आर्मी मानेगी कि हमने ये हमला करा है। ये एक बड़ी जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। और बार बार ये बात आ रही है कि आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा आप ट्वीक करना पड़ेगा इजराइल को? देखिए, इसराइल के ऊपर पाबंदी लगा रखी है पिछले 4 दिनों से। इसराइल के भीतर हर कोई ये आश्चर्य कर रहा है कि आर्मी अभी तक गाजा में घुसी क्यों नहीं। खासकर कई इजरायली जिनसे मेरी बात होती है कहती है अब तो हमने बहुत कीमती वक्त गवा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कोई नहीं घुसने देगा। ये जो ना घुसने वाली बात जो है ना गाजा के अंदर, वो अमेरिका के ही दबाव में इसराइल कर रहा है। इसराइल के ऊपर इसका पूरा दबाव है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड और पानी जैसी चीजों को चालू करवाया गया है। और खास कर से उनसे कहा गया है कि आप अपने जितने भी टारगेट हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी करें, एयर स्ट्राइक, पर आप अभी मैसिव ऑपरेशन गाजा में न करें, क्योंकि वहां आबादी फंसी है। इजिप्ट के साथ समझौता हो नहीं पाया कि राफा क्रॉसिंग से कितने लोग निकल पाए। तो मेरे ख्याल से इस बात की तो पूरी चिंता अमेरिका को है कि गाजा में मौतें ना हो। उसका उसका सबसे बड़ा जो ठीकरा है वो अमेरिका पे भी फूटना है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत और पूरा राजनीतिक सहयोग दे रखा है इजराइल को, तो वो नहीं चाहते कि उनके हाथों में इस बात की सफाई देनी पड़े। फिर उन यूक्रेन और गाजा में क्या फर्क रह जाएगा, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये है। बिल्कुल। उमा, आपको लाने से पहले मैं ये जरा एक ट्वीट भी हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमला जो हुआ है अस्पताल पर, उसके ऊपर एक ट्वीट करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की दुखद मौत से गहरा धक्का लगा है। पीड़ितों के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की हम कामना भी करते हैं। वहीं जारी संघर्ष में नागरिकों की मौत गंभीर और चिंताजनक है। जो इसमें शामिल है उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो ये एक दोनों तरफ का एक शायद बड़ा बैलेंस ट्वीट है, लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात यह भी है उमा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यह हमला शुरू हुआ है या जब से हमास का हमला हुआ था, तब से लगातार जो उनके ट्वीट थे वो दिखा रहे थे कि हम किस तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक फ्री पैलेस्टाइन का भारत समर्थन हमेशा करता रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी दुनिया के लोग जब इन बातों को बार बार उठाएंगे कि आम लोगों की जान ना जाए, उतना ही दबाव जो है वो और बढ़ता जाएगा इजराइल के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार बदलने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जब हमला हुआ था उसके बाद जो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी उसमें इसको आतंकवादी हमला माना गया था। और अब जो जिस तरह से सिविलियंस की जान जा रही है वो भी, अगर हम जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसके हिसाब से देखें तो वो भी गलत है। तो कोई भी आम आदमी का जान जो जाता है उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। और यही एक संतुलन की बात होती है। अमेरिका जैसा जो देश है वो भी ये कहने को जो है वो
कहने को उसको ये फोर्सफुल होना पड़ा है। वो कह रहा है कि सिविलियन का जो नुकसान है वो कम से कम हो। एट द सेम टाइम वो इजराइल के साथ पूरी अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। एक तरफ कूटनीतिक फ्रंट उसने खोला हुआ है, दूसरी तरफ उसने अपने जो जहाजी जो समुद्री बेड़े हैं वो भी भेजा हुआ है भूमध्य सागर में। तो हर तरह से एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो एक बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि वो बहुत मुश्किल हो गया है इस हमले के बाद, और इसमें दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। आपने भी जिक्र किया, जो IDF है वो लगातार एक सबूतों के साथ अपने जुटाए सबूतों के साथ वो सामने आ रही है। उसने एक ऑडियो कन्वर्सेशन भी जारी किया है जो कथित तौर पर हमास के लोगों के बीच का है, जिसमें वो ये बात कबूल रहे हैं कि उनका अपना जो रॉकेट है वो मिसफायर हुआ है, जो इस्लामिक जिहाद का रॉकेट बताया जा रहा है। इसके अलावा जो मैप है उसके ज़रिए दिखाया गया है, जो एक जहाँ से फायर किया गया उसका लोकेशन बताकर किस तरीके से वो रास्ते में वो अस्पताल पड़ता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो इजराइल है वो अपनी तरफ से पूरी सफाई पेश कर रहा है, और इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो अपने आप को महसूस कर रहा है। एक अपर हैंड इजराइल का रहा है इस आतंकी हमले के बाद जो 7 अक्टूबर को हुआ। वो इस हमले के बाद, बेशक इजराइल अपना हाथ इसमें नहीं बता रहा है, लेकिन इस हमले के बाद वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव में है, और जो बाइडन भी एक दबाव में है, क्योंकि उनको भी एक रास्ता ऐसा निकाल कर दिखाना है जिसमें वो ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर दिखें। अरब देशों को वो नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मूला वो लेकर आए, चाहे वो जो एक दोस्ती कराने की कोशिश सऊदी अरब के बीच और इजराइल के बीच की, अब्राहम एकॉर्ड की पृष्ठभूमि तैयार की, वो सब चीज़ें अगर पीछे छूट जाती हैं तो ये रीजन जो है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो धागे सुलझाने की कोशिश की थी। और वहीं पे ईरान जैसा देश, उसके खिलाफ अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक स्पष्ट नीति लेकर चल रहा है, और ईरान की तरफ से जिस तरह के धमकी भरे बयान आ रहे हैं, अमेरिका की नज़र उस पर भी है। तो वो चाहता है कि ज़्यादातर अरब देशों को साथ लेकर चलें, और साथ ही साथ इजराइल को इस बात को लेकर मनाएं कि वो उस तरह की जिद ना करे, सीज फायर करे, और ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो गाजा तक पहुंचे, ताकि जो बाइडन के बारे में ये कहा जा सके कि उन्होंने आम लोगों का भी ध्यान रखा और इजराइल के साथ खड़े भी दिखे। क्योंकि सिर्फ दुनिया में वो क्या चेहरा दिखाएंगे, जो बाइडन को चुनाव भी लड़ना है और वापस अमेरिका जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह की कई बातें हैं, तो उनको ये बैलेंसिंग एक्ट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर जहांगीर पे जाने से पहले जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि गाजा के अस्पताल में जो हमला हुआ उसके विरोध में जॉर्डन की राजधानी अमान में विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों लोग अमान में इजरायली दूतावास के बाहर जमा हो गए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की तरफ, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जॉर्डन की पुलिस जो है वहां पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने होने पड़े। ईरान की राजधानी तेहरान में भी और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। डॉक्टर जहांगीर, जो बाइडन जब पहुंचे हैं तो उनको इसके बाद जॉर्डन भी जाना था। अब जॉर्डन के जो नेता हैं उनके ऊपर खुद अपने ही देश में इतना दबाव पड़ रहा है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अभी, जिस तरीके का वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अरब देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, कि वो फिलहाल अमेरिका के साथ भी बातचीत नहीं कर सकते। तो प्रेशर में, जैसे आपने कहा, जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो भी बहुत ज्यादा है, उनको भी कुछ ना कुछ यहां से एक बैलेंसिंग एक्ट, एक पॉजिटिव एक्ट लेकर ही वापस जाना होगा। बिल्कुल अंकित, इस बात की कोई मतलब शंका नहीं है। अब देखिए, जॉर्डन की जो आधी आबादी है ना वो फिलिस्तीनियन रेफ्यूजीज की है। 1948 के बाद से जो फिलिस्तीन के लोग वहां गए थे, उनके तो कई प्रधानमंत्री फिलिस्तीनियन रहे हैं राजा के बाद। तो फिलिस्तीन को लेके जॉर्डन में और अरब देशों में पॉपुलर सपोर्ट तो बहुत है। और अगर खुदा न खास्ता ये बात निकल के ही आती है कि ये हमला इजराइल का किया हुआ है, तो फिर तो मतलब बाइडेन के लिए इस बात को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरी बात भी बताता हूँ जो बाइडेन की मुश्किल नेतन्याहू के साथ है। जब आपने तस्वीरें दिखाई गले लगते हुए और बाद में दोनों बैठे हुए, आपको एक बात कहना चाहता था कि पिछले 11 महीने से जो बाइडेन ने नेतन्याहू का पूरा विरोध किया है, यहां तक कि उनको व्हाइट हाउस आने का जो न्योता अक्सर दिया जाता है वो भी नहीं दिया। जो बाइडेन दो चीजों को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ रहे हैं। एक, कि जब उन्होंने ये सरकार बनाई तो उसमें बहुत ज्यादा धार्मिक और उन्माद और अतिवादी लोगों के साथ उन्होंने बनाई, जो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। वो पब्लिकली कहते हैं कि हम वेस्ट बैंक छोड़ने वाले नहीं हैं, कोई फिलिस्तीन का स्टेट नहीं बनेगा। जो बाइडेन नहीं चाहते थे कि नेतन्याहू ऐसे लोगों को राजनीति में जगह दें या ऐसे लोग नेता बन के कैबिनेट में बैठे। दूसरा जो मसला हुआ था कि जब इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स वाली बातें करी तो इजराइल की डेमोक्रेसी का जो खतरा था उसको जो बाइडेन ने उठाया।
और जो बाइडेन और अमेरिका के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। हम्म। प्रधानमंत्री के बेटे, नेतन्याहू के बेटे तक ने ऑफिशियली कहा कि अमेरिका मेरे पिता के खिलाफ हो गया है। तो ये स्थिति ऐसी हो गई है कि जो बाइडेन को आज इजराइल में नेतन्याहू के साथ बैठना पड़ रहा है, पर वो हम्म। बिल्कुल नेतन्याहू की राजनीति के साथ नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा पेच जो उनके लिए है वो ये है कि वो कैसे नेतन्याहू और उनकी राजनीति को मजबूर करें कि हम्म। आपकी पूरी सहायता हम कर रहे हैं, पर अब आप संजीदगी से टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ काम करेंगे। आप हम्म। अपने अतिवाद को अब बिल्कुल छोड़ेंगे। हम्म। उमा, अगर जो अंत में आप, बाइडेन क्योंकि जी, अमेरिका को यहाँ आप पे, जी अपनी बात हाँ, खत्म कीजिए सर। मेरा कहना यह है कि अगर आप पिछले 10-12 महीने की विरोध की राजनीति देखें दोनों नेताओं के बीच में, जी। तो जो बाइडेन ने बहुत क्लियर किया था कि मैं इजराइल के साथ पूरा हूं, भले ही मैं नेतन्याहू के खिलाफ हूं। ये एक डिस्टिंक्शन की भी अभी, क्योंकि इजराइल के अंदर भी जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोधी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इजराइल के साथ खड़ा होना नेतन्याहू के साथ खड़े होने से बिल्कुल अलग है। और शायद इसी वजह से कई विश्लेषक ये बात कह चुके हैं कि इस हमले के बाद नेतन्याहू का राजनीतिक करियर जो है वो बिल्कुल अपने लोवेस्ट एब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वहां पर पहुंच गया है। पर उमा, आप पिछले 10-11 दिनों से लगातार इस वॉर को कवर कर रहे थे। जनता के बीच में अगर बात करें, पॉपुलर सपोर्ट की बात करें, आप इजराइल की तरफ थे, वो अभी तक इस चीज को कैसे देख रहे हैं? अभी तक भी जो लोग वहां पर हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लाया नहीं गया है। कई मंत्री ऐसा कह चुके हैं कि अगर वो हॉस्टेज मारे भी जाते हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम हमास को बिल्कुल खत्म कर देंगे। जितना ये लंबा समय इस तरह से चलता रहेगा बिना किसी निर्णायक नतीजे के, तो क्या आपको लगता है नेतन्याहू के पास और मुश्किलें खड़ी होंगी जनता के समर्थन की? जी देखिए, जैसा कि अभी जुडिशल रिफॉर्म को लेकर जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे, उनकी बात कर रहे थे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, तो वो जो एक स्थिति थी इस हमले के बाद, वो स्थिति जो है अभी जो वहाँ पे माहौल है वो गुस्से और गम का माहौल है। लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत पे बदला लिया जाए, और इसलिए वहाँ पे एक इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई है। हालांकि मेन अपोजिशन पार्टी इसमें शामिल नहीं हुए, इसके अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो हैं अपनी जगह, लेकिन ये दिखाने की कोशिश हुई है कि पूरा देश जो है, तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो नेतन्याहू जिसके साथ गले मिल रहे हैं, साथ खड़े दिखने की बात कर रहे हैं, अमेरिका की एक पॉलिसी ये भी रही है मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर कि वो बात तो दोस्ताना तरीके से करते हैं और साथ लेकर चलने की करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कम्युनिकेट करते हैं। जो अभी बात हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड तरीके की जो बातचीत हो रही है नेतन्याहू के साथ, जो बाइडेन पे पूरा ये दबाव है, और वो उस दबाव के मद्देनज़र दो टूक बात करेंगे नेतन्याहू से, क्योंकि यहीं से एक रास्ता निकलेगा बीच का, और वो अमेरिका के लिए भी फेस सेवर होगा कि अगर नेतन्याहू सीज फायर को राजी नहीं होते, अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा में जाने देने को राजी नहीं होते, तो जो अस्पताल पे हमले के बाद जो स्थिति बिगड़ी है वो और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। और एक बात और भी है कि क्योंकि 199 लोग जिसमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं वो बंधक अभी हैं वहाँ पर, तो उनको भी निकालने की एक चुनौती है। तो बीच का रास्ता तभी निकलेगा बदली हुई परिस्थिति में, जब इजराइल को थोड़ा सा भी अमेरिका दबा पाए और उस पटरी पर ला पाए जहाँ पे वो मानवीय जो मदद है वो पहुँचने की बात करे। तो ये देखना है कि क्या शाम तक की बातचीत में ये बात निकलकर सामने आती है या नहीं। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण होगा कि क्या अब जो वहां पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं उनके आने के बाद क्या कुछ निर्णायक बदलाव, ये जो जंग बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर इजराइल जमीनी हमला करता है तो हिजबुल्लाह भी वहां से अपना एक फ्रंट खोल सकता है, तो ये पूरा इस एरिया के अंदर ना स्पिल ओवर हो जाए, ना एक बड़ी जंग में बदल जाए। इसका भी अमेरिका के ऊपर दबाव होगा कि कम से कम कोई सोल्यूशन निकालें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जहांगीर उमा शंकर सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए।